योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसने एनकाउंटर्स को एक तरीके से राजनीतिक हथियार बना लिया है। आपको बता दें कि उमेश पाल का भी जो मर्डर हुआ था कुछ ही दिन पहले, उस केस में एक और उनके जो को अक्यूज्ड हैं जिनका नाम उस्मान एलियास विकास चौधरी बताया जा रहा है, तो उनको भी कल एनकाउंटर में मार गिराया यूपी की पुलिस ने। और साथ में ये कहा जा रहा है कि 5 लोगों की जो एक तरीके से खोज है वो यूपी पुलिस कर रही है, जिसमें कि अतीक अहमद का जो बेटा है असद, उसकी भी खोज कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि जो राजू पाल का जो मर्डर 2005 में हुआ था, तो राजू पाल के जो प्राइम विटनेस थे वो थे उमेश पाल, और उमेश पाल को जिस व्यक्ति ने पहले मारा था दैट वाज जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि विकास चौधरी एलियास उस्मान, तो उस उस्मान को एनकाउंटर के जरिए यूपी पुलिस ने मार गिराया है। तो सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अभी जो बजट सेशन चल रहा था तो उसमें असेंबली के अंदर उन्होंने बोला कि मैं मिट्टी में सबको मिला दूंगा, तो ठीक है आप माफियाओं पर धरपकड़ करिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको काबू में करिए, लेकिन क्या स्थिति को काबू करना लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर क्या इस तरीके से एनकाउंटर्स किए जाएंगे? क्या एनकाउंटर ही एक नीति बन गई है योगी सरकार की? इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यूबाइव नेटवर्क पर। और सर, जो मेरा पहला सवाल है कि जिस तरीके से उस्मान को यूपी पुलिस ने कल मार गिराया, अभी ये भी नहीं पता कि वो हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा कि वो तो हिंदू था, उसका नाम बताया जा रहा है कि उस्मान एलियास चौधरी वो बता रहा है अपने आप को, तो क्या कहेंगे इसकी आइडेंटिटी क्या है और क्या इसको इस शख्स से इसका एनकाउंटर किया गया कि वो एक खास समुदाय से आता था? जी अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट। हाँ, धन्यवाद नीलू जी। निश्चित रूप से ये उस्मान उर्फ विजय चौधरी उर्फ कौन बाबा करके नाम इसका आ रहा है, तो इसकी आइडेंटिटी को लेकर के तो संदेह पैदा हो गया है। उसकी पत्नी ने जो बयान दिया है और मीडिया में सर्कुलेट भी हो रहा है कि वह उसका नाम उस्मान नहीं था और वह विजय चौधरी था और उसका एक सम बाबा कोई और उर्फ करके नाम बताया जा रहा है। उसके घर के लोग भी यही बता रहे हैं, उसके गाँव के लोग भी यही बता रहे हैं। तो ये तो संदेह की बात पैदा होगी। देखिए, किसी भी अपराधी को किसी भी तरह का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जिस समाज में जहां प्रबुद्ध लोग और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लोग जब अदालतों के द्वारा फांसी की सजा पर बहस कर रहे हैं कि सजा दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, ये लंबी बहस चल रही है। अदालतों में लोग गए हैं कि नहीं साहब फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। अदालतों ने भी कहा है कि अरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में फांसी की सजा हो, न्यायालय करे। ऐसे में इनकाउंटर के नाम पर किसी का मार दिया जाना यह बहुत न्याय संगत नहीं है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि इस तरह की गतिविधियों से अपराधियों पर नियंत्रण भी नहीं लगता। ये इनकाउंटर की प्रक्रिया से थोड़ी चल रही है। आप याद कीजिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री थे, कितना इनकाउंटर हुए थे, कितने इनकाउंटर हुए थे, क्या हुआ? अपराधी खत्म हो गए। अगर आप उनको कानून के तहत अगर आप नहीं लाएंगे तो एक समाज में एक संदेश नहीं जाता। उनको लगता है कि ठीक है, जो एक आध कोई मार दिया जाएगा, बाकी अपना राज कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको दंडित किए जाने के रास्ते नहीं इख्तियार किया जाए तो एक तो ये नहीं पता चलता है कि अगर कोई अपराध हुआ है जिसमें कोई बड़ी साजिश हुई है तो वो कौन लोग हैं इसमें शामिल हैं, क्योंकि कोई बात कहने वाला कोई आपके सामने ही नहीं है। और ये पुलिस का बहुत ही शॉर्टकट है, ये बहुत ही मतलब अपनी विफलताओं को छिपाने का भी एक तरीका है। अब कोई कैसे विश्वास कर लेगा? आप सोचिए ना, कोई आप कहते हैं कि एक आदमी मार दिया गया और एक आदमी भाग गया। अरे कैसे भाग गया? खेत में आपने उसको मारा, वहां मारा, अब इतनी पुलिस आपके पास थी, इतने लोग थे, 3-3 4-4 थानों की पुलिस थी और लोग भी थे, तो भाग कैसे गया? तो इस थ्योरी पे कोई विश्वास नहीं करता। और देखिए आज की स्थिति क्या होती है कि आज तो मान लीजिए कि सरकार का भी संरक्षण है, बड़े अधिकारियों का भी संरक्षण है, कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन कभी भी अगर ये मामला खुला, अगर ये बात आएगी तो किसी के पास कोई जवाब होता नहीं है। और ये सभ्य समाज के लिए उचित नहीं। आप किसी भी अपराधी को मत छोड़िए, उनको संरक्षण देने वाले के मत कीजिए, और आपकी कार्रवाई में कम से कम संदेह नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन जो बात समझ में नहीं आ रही है कि 2005 में राजू पाल जो बीएसपी एमएलए हैं उनका मर्डर हुआ था, आज तक, और उनके केस के चलते अतीक अहमद इस समय गुजरात के जेल में भी हैं। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि
एकदम से वो पूरा केस फिर से जिंदा हो गया। अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट तक अब पहुंच गए हैं कि उनको डर है कि इस बात का कि उनका भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा, उनके बेटों को छुपा दिया गया है, तमाम तरीके के आरोप लगे हुए हैं। तो क्या ये एक राजनीतिक मैसेज है? क्योंकि जिस तरीके से मैंने देखा था कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कल यूपी की पुलिस को कांग्रेचुलेट किया है कि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, और अब जितने और भी जो अक्यूज्ड हैं अब उनकी बारी आएगी एंड दे विल बी अश्योर्ड ऑफ एक्शन। तो ये जो इस तरीके का जो एक मैसेजिंग है, वो क्या है ये मैसेजिंग? देखिए, सेलेक्टिव मैसेजिंग का दीर्घकालिक और व्यापक असर नहीं होता। आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर लेते हैं, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए पुलिस है वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है। अगर उद्देश्य के माध्यम से, पुलिस के जरिए से अगर आप अपराधियों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, हुए अपराधों में शामिल लोगों को दंडित करना चाहते हैं, तो आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते। आपको मेरिट पे ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप सेलेक्टिव होते हैं, गोया कि आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं। 2000 उमेश पाल की हत्या में जो सीबीआई में मुकदमा चला था, उस सीबीआई कोर्ट में, उस मुकदमे में उमेश पाल गवाह नहीं है। पूजा पाल, उनकी पत्नी पूजा पाल जो विधायक है, उनके बयान को भी सुनिए कि उस मामले में मुख्य गवाह नहीं है वो। जो उसके बाद जो एक इनका जो भी मामला चल रहा था, एक अपहरण का मुकदमा चल रहा था, उस अपहरण में इन्होंने खुद दायर किया था अतीक अहमद के खिलाफ, उसमें भी ये पूरी कार्रवाई हो चुकी है। तो यह हत्या क्यों हुई, क्या हुई, तो जांच का विषय है, और ये निश्चित रूप से इसका जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच इस तरह से नहीं हो सकती ना। अगर जो लोग शामिल हैं, उन शामिल लोगों में से लोग अगर पुलिस के द्वारा मार दिए जाएंगे, इनकाउंटर हो जाएगा उनका, तो आप उस साजिश का पर्दाफाश नहीं कर पाएंगे, तो बात को बताएगा आप। तो अब आप पुलिस को बिल्कुल धन्यवाद दे दीजिए, लेकिन सवाल है कि ये आपको इस पे भी टिप्पणी करनी चाहिए कि सरेराह जब इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सीसीटीवी कैमरे में आप देख रहे हैं कि कौन लोग गोली चला रहे हैं, बड़े शहरों में जिसमें प्रयागराज शामिल है, लखनऊ शामिल है, कानपुर शामिल है, तमाम जगहों पे सेंट्रल कमांड कंट्रोल रूम्स आप बना चुके हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके पुलिस का वर्गीकरण किया हुआ है, जगह जगह सड़कों पर कैमरे लगे हुए हैं, राउंड द क्लॉक उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो किस भाग कैसे गए? ये मैंने जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, उन पे उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? ठीक, अपना और इनकाउंटर मैं कह रहा हूं ना कि जिस समय जब आप अदालतों के द्वारा मृत्युदंड की सजा पर बहस कर रहा है पूरा समाज, और अदालतें खुद इस पे बहस कर रही हैं, ऐसे में पुलिस के द्वारा लोगों को मार दिया जाना ये कहीं से तर्कसंगत नहीं है। और कोई भी सभ्य समाज, कोई भी कानून सम्मत समाज, संविधान को मानने वाला समाज इसको स्वीकार करने में उसको असुविधा होगी। और अपराध को नियंत्रण करने का यह शॉर्टकट तो हो सकता है, प्रभावी तरीका नहीं हो सकता। मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूं कि अपराध और अपराधियों को नियंत्रित करने का यह प्रभावी कदम होगा, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लगातार यह साबित हो चुका है। आप याद कीजिए ना, अभी पिछले दिनों क्या हुआ था हैदराबाद में एक